12 क्वेश्चन डिसाइड करेंगे कि तुम्हें कौन सा एनएलयू मिलने वाला है। जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं, जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, सबके आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं, लेकिन क्यूटी के भी देने हैं और क्यूटी को आपको प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। अब देखो क्वांट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भाई सिंपल सी चीज है, कैलकुलेशन पे कमांड होनी जरूरी है। तो परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ने हमेशा अपना इंपैक्ट बना रखा है। इनसे ही हर साल क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 5 महीने बचे हैं। इन 5 महीनों में कैसे हम क्वांटिटेटिव टेक्निक में अपनी महारत हासिल कर सकते हैं, इस वीडियो में ये मैं पूरा बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। तो अभी भी आपने क्यूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है फॉर क्लैट एग्जामिनेशन, तो दिस वीडियो इज गोइंग फॉर यू। तो आज मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं कि ये 5 महीने की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव टेक्निक की, जब क्लैट एग्जामिनेशन की मैं बात करता हूं, तो जितने भी टॉप एस्पिरेंट्स होते हैं, जो टॉप एनएलयूज में जाते हैं, सभी ने क्यूटी अटेम्प्ट करी होती है। बात करते हैं वेटेज की, तो भैया सबको पता है कि बहुत कम वेटेज है, 10% का वेटेज है, लेकिन ये 10% ही डिसाइड करने वाले हैं कि आपको कौन सा एनएलयू मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हो सकता है और किस तरह से हम चीजों को अच्छा कर पाएंगे, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सिंपल सी चीजें जो मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। लीगल है, करंट अफेयर है, लॉजिकल है और हमारे पास इंग्लिश है, साथ ही साथ क्वांटिटेटिव टेक्निक है। कितना परसेंट वेटेज? 10% वेटेज। 12 क्वेश्चन डिसाइड करेंगे कि तुम्हें कौन सा एनएलयू मिलने वाला है, क्योंकि एक नंबर डिसाइड कर देता है कि भाई तुम्हारी रैंक यहां से यहां पहुंच जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है। तो भैया देखो, सेपरेट टॉप 50 एनएलयू फ्रॉम द रेस्ट, डू नॉट इग्नोर। भाई समझ आएगी नहीं बात? तो क्यूटी को अगर आपने इग्नोर करा तो एनएलयू ने तुम्हें इग्नोर करा भाई। चलो देखते हैं भाई, ध्यान देना। हमने पूरे 5 महीने की मैंने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, कैसे क्या करना है सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है हमें, फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है ना। बात क्लियर है। तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक एंड फंडामेंटल्स, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, लर्न बेसिक लीगल टर्म्स, लॉजिकल असम्पशन एंड क्लास 9 10th मैथ फॉर्मूला, ठीक है ना। देखो भाई सिंपल सी चीज है, आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक मैथ्स नहीं आ रही, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो अपनी कैलकुलेशन पे कमांड करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। देखो सिंपल सी चीज है, जब क्लैट के एग्जामिनेशन की बात करता हूं तो पूरा का पूरा पेपर मेरे पास क्या होता है, लैंग्वेज बेस्ड होता है। और जब लैंग्वेज बेस्ड पेपर है तो इवन क्वांटिटेटिव टेक्निक भी लैंग्वेज बेस्ड पूछती है। मतलब यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो पैसेज के फॉर्मेट में होते हैं। तो आपका लैंग्वेज पकड़ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको लैंग्वेज पकड़ बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ऐसा कर लोगे, चीजें हो जाएंगी, तो आप जब पूरा मॉक देते हो, देखो भाई अभी 5 महीने बचे हैं, ज्यादा दिन बचे भी नहीं है, तो आप, मैं थोड़ा बहुत मान के चलूंगा तुमने प्रिपरेशन करी होगी। अभी मॉक में दिक्कत आ रही होगी कि मॉक में कोई क्यूटी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपको चेक करना होगा कि हमें कैसे करना है भाई, क्यों नहीं पहुंच पा रही, क्या रीजंस है, इसके ऊपर हमें क्या करना होगा, काम करना होगा। मंथ 2, देखो भाई सिंपल सी चीज है, ओवरऑल हम बात कर रहे हैं तो देखो हमको सारे सब्जेक्ट पे तो फोकस करना ही करना है, साथ ही क्यूटी पे भी फोकस करना है। बात करेंगे यहां पे सेक्शनल टेस्ट की, जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं, जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, सबके आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं, लेकिन क्यूटी के भी देने हैं और क्यूटी को आपको प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। अगर आप क्यूटी को प्रायोरिटी पे नहीं रखोगे, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। अभी तक मैं मान के चलूंगा कि तुमने बेसिक कंप्लीट कर लिए होंगे, और मैं मान के ये भी चल रहा हूं कि चीजें हो भी चुकी होंगी। तुम्हें करना है क्या, डेली बेसिस पे 2 केसलेट सॉल्व करनी है। क्या करनी है, डेली बेसिस पे 2 केसलेट सॉल्व करनी है, और वीक में सिंपल सी चीज है, डेली आपको आधा घंटा टाइम देना पड़ेगा, एवरी डे नहीं दोगे देन देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो द पोस्ट मॉक डायग्नोस्टिक, अब देखो आपने मॉक दिया, अब मॉक देने के बाद देयर इज काफी सारी चीजें होती हैं। सपोज आपने पूरा मॉक दिया, अभी मैं क्यूटी की बात कर रहा हूं, क्यूटी में आप पहुंच गए, ठीक है ना, आपके पास टाइम नहीं बचा है ना। आप कहोगे सर टाइम नहीं बचा इसलिए नहीं हो पाया, क्यों नहीं टाइम बच रहा है, इसका एनालिसिस करना है। तो करना क्या होगा, आपको शिफ्ट चेंज करनी पड़ेगी। सपोज आप पहले क्यूटी कर लो, फिर बाद में कोई और सेक्शन अटेम्प्ट कर लो, ये हो सकता है। अब सपोज तुमने क्यूटी अटेम्प्ट भी कर लिया, अटेम्प्ट करने के बाद हमारे पास जब हम उसका एनालिसिस करने पे आए, एनालिसिस करने पे हमें एक चीज पता चली, अरे यार ये क्यूटी का क्वेश्चन इस सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया है ना। भैया मेरे को 2 इंटू 2 4 लिखना था, मैं 7 लिख के आ गया हूं। होता है भाई, दिस इज अ नॉर्मल थिंग। तो जब ऐसी चीजें होंगी तो यहां पर हमें करना क्या होगा, हमें अपनी सिली मिस्टेक्स पे काम करना पड़ेगा। जब तक हम सिली मिस्टेक्स पे काम नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। तो मॉक्स में सिली मिस्टेक करना चलता है, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओ तो वहां पे सिली मिस्टेक करना बिल्कुल भी नहीं चलता है, ठीक है भाई। क्लियर है, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अभी तक मैं मान चुका हूं कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुके होंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुके होंगे, आपने सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू कर दिया होगा, और आप मॉक्स भी देना स्टार्ट कर चुके होंगे, और मैं मान के चलूंगा कि तुम मॉक्स में चीजें अटेम्प्ट कर पा रहे होगे, आप क्यूटी तक पहुंच पा रहे होगे। अब देखो क्वांट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भाई सिंपल सी चीज है, कैलकुलेशन पे कमांड होनी जरूरी है, साथ ही साथ आपकी परसेंटेज एंड रेशियो पे भी कमांड होना ज्यादा जरूरी है। अगर आप परसेंटेज एंड रेशियो पे कमांड नहीं बना रखे देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो भाई ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने ही करने हैं,
प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने मॉक्स देने हैं, और मॉक्स में भी आपको एक्यूरेसी के साथ मॉक्स देने हैं। जब आप ऐसा काम करोगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ोगे भाई। ठीक है भाई। मंथ 4 स्पीड एंड एक्यूरेसी। अभी तक मैंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया। मैं अगर देखूं, अभी सिंपल सी चीज है, हमने सिलेबस कवर कर लिया है, हमने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब मेन काम आता है देखो स्पीड एंड एक्यूरेसी का। सपोज मैंने कोई केस स्टडी लगाना स्टार्ट करा, और केस स्टडी लगाने के बाद हमने उसको सॉल्व भी कर लिया। सॉल्व करने के बाद जब हम उसको करने बैठे तो हमारे आंसर नहीं आ रहे, हम गलत चीजें कर ले रहे हैं, हम डेटा गलत पढ़ ले रहे हैं। और जब डेटा इंसान गलत पढ़ लेता है तो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं भाई। तो डेटा कभी भी गलत मत पढ़ना। एक फ्रेश माइंड से केस स्टडी को पढ़ा जाता है, और उसमें से जो डेटा है उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करके टेबल बनाई जाती है, ताकि चीजें बेहतर हो और आप बेहतर तरीके से चीजों को कर पाओ। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैंने बताया स्पीड के लिए आपको लैंग्वेज पे, आपने पहले महीने लैंग्वेज और कैलकुलेशन पे कमांड करी, क्योंकि लैंग्वेज इस पेपर है, क्योंकि पैसेज हमारे पास पूछे जाते हैं। तो आपने एक बार लैंग्वेज पे कमांड कर ली, लैंग्वेज पे जब कमांड कर ली, कैलकुलेशन पे कमांड कर ली, तो अपने आप स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और स्पीड इंक्रीज होने के बाद आपको एक्यूरेसी पे काम करना है, आपको बहुत कम मिस्टेक करनी है। जब आप ऐसा करेंगे तभी आप चीजें बेहतर कर पाएंगे। और मैं तुम्हें एक चीज ये भी बता देता हूं, सिंपल सी चीज ये है कि अगर आप ये चीज करते हैं और आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम सिली मिस्टेक्स होंगी। तो प्रैक्टिस इज द की विच इज गोइंग टू बी मतलब बेस्ट फॉर यू। ठीक है भाई, बात समझ में आएगी नहीं? देखो अब क्या है, लास्ट 5th मंथ में हमारे पास क्या होगा भाई, सिंपल सी चीज है, अब पेपर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, चीजें हैक्टिक हो जाती है। तो अब कोई नई चीज नहीं सीखनी है, जो भी चीजें हमने पढ़ी है उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और उन्हीं की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, कोई नई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं क्यूटी के बारे में थोड़ी सी रियलिटी की चेक की बात कर लेता हूं, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। केवल कितने क्वेश्चन आते हैं गाइस? 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको टॉप 50 में अगर रैंक चाहिए तो आपको अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, फॉर्मेट मैंने बताया केसलेट के फॉर्मेट में आता है। रिक्वायरमेंट क्या है जो मैंने अभी तक बता रखी, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स की लैंग्वेज पे पकड़, परसेंटेज रेशियो कैलकुलेशन पे पकड़, और हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। देन क्यूटी में तुम्हें कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, और तुम्हें तुम्हारा फेवरेट एनएलयू लेने से तुम्हें कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। समझ आ रही है मेरी बात? आई होप इतनी बात तुमको समझ आ रही होगी। ठीक है, क्लियर है गाइस? आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं टॉपिक्स की बात कर लूं तो किनका कितना वेटेज है, और ओवरऑल अभी तक जब हम एग्जाम देते हुए आए हैं तो अभी तक किस टॉपिक ने अपना वर्चस्व बना रखा है। तो आप ये मान के चलिए, जब हम प्रीवियस ईयर्स की बात करते हैं तो परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन ने हमेशा अपना इंपैक्ट बना रखा है। इनसे ही हर साल क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया है हर एक टॉपिक से, इस वाले टॉपिक से 2023 में, उसके अलावा नहीं पूछा गया है। ठीक है ना? और बाकी जो टॉपिक है उनको हम लो प्रायोरिटी पे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अभी तक क्वेश्चन नहीं आए। लेकिन हमको इनके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तो हम चीजें नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है गाइस? ठीक है, तो 7 स्टेप टू अटैक साइकिल। देखो भाई, स्टेप 1 रीड द स्टेम फर्स्ट, आइडेंटिफाई द टारगेट नंबर जो भी दे रखा है। देखो 7 स्टेप्स यहां पे दे रखे हैं। सेकंड स्टेप है स्किप एग्जिबिट फॉर यूनिट एक्सिस एंड ट्रॉप्स। देखो यूनिट्स पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं बताता हूं, हमारे पास फीट में है, इंचेस में है। अभी 2020 की मैं बात करता हूं, उसमें हमारे पास मेंसुरेशन की केस स्टडी पूछी गई थी जिसमें फीट और इंचेस में चेंज करने का आया था। अगर आप वो चीज नहीं कर पा रहे देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो यूनिट पे फोकस करना है। बिल्ड अ मार्जिन टूल वर्क, राइट 4-5 परसेंटेज फ्रैक्शन एंकर्स। ठीक है ना? अब कुछ लोगों को फ्रैक्शंस परसेंटेज के याद है, कुछ को नहीं याद है। तो आपको लगता है इसका यूटिलाइजेशन होगा तो एक बार लिख लो। स्टेप 4 ऑर्डर क्वेश्चन सिंगल स्टेप फर्स्ट, मल्टीपल स्टेप लास्ट। देखो अभी क्या होता है, जब हम पेपर देखते हैं तो हमको पता चलता है कि ये क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन में कम समय लगेगा। जिस क्वेश्चन में कम समय लगेगा उसको पहले करना है। एस्टिमेट एग्रेसिवली, ओनली कैलकुलेट एग्जैक्ट इफ ऑप्शंस आर टाइट। देखो क्या होता है ना कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस क्या होते हैं, बहुत सिमिलर होते हैं। अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा दूर दूर है तो आप पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं। तो यहां पे भी टाइम बच जाता है। हाँ, अगर ऑप्शंस बहुत टाइट हैं तब पूरा सॉल्व करने की जरूरत होती है। जो मैं केसलेट कराता हूं तो ये मैं दिखाता भी हूं आपको। ठीक है? स्टेप 6 कंपैरेटिवली यूज रेशियोज फ्रैक्शन नॉट एब्सोल्यूट टोटल। भैया देखो वही चीज बताइए कि एब्सोल्यूट टोटल यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको अप्रॉक्स दिख रहा है, आप उस पे जाके टिक लगा दो, पूरा करने की जरूरत नहीं होती। और लास्ट में आपको देखना होता है कि भाई हमने सारी चीजें सही की हैं कि नहीं है। दैट्स ऑल। आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। एक 12 मिनट का डीआई ब्लूप्रिंट देख लेता हूं मैं। तो सबसे पहले तो आपको देखना है रीड इंस्ट्रक्शन स्टेम एंड स्कैन द एग्जिबिटेड। जो भी है आपके पास पैसेज, उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, उस पैसेज में क्या कहा गया है, मतलब इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, पैसेज में क्या गया है उसके बारे में पढ़ो। द इजी विन सॉल्व ऑल सिंगल स्टेप एस्टिमेट फ्रेंडली आइटम।
अब देखो जब हम देखते हैं तो हमारे पास कुछ सिंपल कैलकुलेशंस होती है, हमको पढ़ना होता है, उसमें से देखना होता है हमारे पास किस चीज के लिए डेटा गिवन है, तो पहले उस चीज को उठाओ, उसका डेटा निकालो और उसको रखो। द मल्टीपल स्टेप रिटर्न फॉर वन टू कॉम्प्लेक्स मल्टीपल स्टेप एंड अलाउ स्किम टाइम स्किम। अब उसके बाद आपको लग रहा है कोई कॉम्प्लेक्स चीज है उसको करो, एंड देन उसके बाद हमको पूरा पूरा बना लेना होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास पूरा का पूरा सेटअप है। ठीक है ना, तो सिंपल सी चीज है, 5 मंथ ऑफ कंसिस्टेंट मॉक एंड डेली के प्लस 12 मिनट डीआई फ्रेमवर्क एंड मैथ्स एंकर आपको टॉप 50 एनएलयू सीट्स में दिलाएगा। ठीक है ना, डिसिप्लिन builds the stamina, tactics build the speed, execute both। ठीक है, तो आई होप यू गाइज एंजॉय द सेशन। बाकी आपकी कोई फर्दर क्वेरी है तो क्लास सेशन एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज एंड जय हिंद एवरीवन।